नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जरा यहां ध्यान से देखना सब लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले बात आती है, सर इसका कार्यकाल कितना है, मतलब इसका कार्यकाल कितना पुराना है। तो कुछ लोग इसका कार्यकाल मानते हैं 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, कुछ इतिहासकार। और कुछ इतिहासकार मानते हैं 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये जो अग्रवाल हैं, एक बड़े फेमस इतिहासकार हुए, उनके द्वारा जो कार्यकाल माना गया वो 2750 ईसा पूर्व माना गया, 2750 से 1750। चलो जी, सर हमें कैसे पता लगा ये 3300 ईसा पूर्व है या 2700 ईसा पूर्व है। याद रखना C14 कार्बन, किससे पता लगा हमें? C14 कार्बन। ये एक ऐसी केमिस्ट्री के अंदर केमिकल है, केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसी युक्ति है जो किसी का भी कार्यकाल, किसी का भी समय बता सकता है। तो C14 कार्बन से पता चलता है सभ्यता कितनी पुरानी है। चलो जी, सर हमें कैसे पता लगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे है? कैसे हमें इसके बारे में पता लगा कि इसमें मृतकों का टीला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है? हम तो अच्छी खासी यहां जिंदगी जी रहे थे, तो एकदम से अचानक कैसे पता लगा नीचे से नरकंकाल निकल गए, नीचे से ये सब निकल गया? तो आपको बताऊं, आपको याद रखना है 1857 की क्रांति हुई, उससे ठीक एक साल पहले 1856। क्या याद रखना? 1856। इस 1856 में इंडिया के अंदर लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी कौन है? ये इंडिया के अंदर पहला अंग्रेज व्यक्ति था, अंग्रेज गवर्नर था, जिसने हिंदुस्तान में पहली बार ट्रेन चलाई। तो पहली बार ट्रेन किसने चलाई? डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 1856 में लाहौर में रेलवे ट्रैक की खुदाई करवा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो वहां जब रेलवे ट्रैक की खुदाई हो रही थी तो वहां से ईंट मिली। क्या मिली? ईंट। अब जब मजदूरों को ईंट मिली, दौड़े दौड़े लेकर आए, वो दौड़े दौड़े लेकर पहुंचे डलहौजी के पास। अंग्रेज बड़ा टैलेंटेड था, अंग्रेज ने देखा यार ये तो ईंट बड़ी अजीब है। तो अंग्रेजों को दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नीचे है। तो डलहौजी ने 1856 में जब ये घटना घटी, इसके बाद से खुदाई के आदेश दे दिए कि आप और खोदो और नीचे से निकालो चीजें। इसका मतलब नीचे कुछ ना कुछ दबा हुआ है। नीचे जितना निकलता गया, C14 कार्बन से पता करते गए, तो हमें पता लगा कि नीचे एक सभ्यता कभी कई हजार साल पहले पनपी थी, और उस सभ्यता के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया। अब इस क्लास में आखिरी तक आप यही सब चीजें देखोगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या चीज कहां से मिली और क्या क्या चीजें हमारे सामने आई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहां तक? ईंट मिली। ईंट मिलने के बाद डलहौजी ने जॉन मार्शल को आदेश दे दिए अपने अंडर में। किसे दे दिया आदेश? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू हुआ। तो ऐसे हमें 1856 में इसके बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता चलना शुरू हुआ। और आज आपको इसमें एक चीज और बताऊं मैं, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, आज तक केवल 3%, कितना? केवल 3% खुदाई हुई है। 97% आज भी अन्य भिज्ञ है या खुदा नहीं है। मात्र कितने परसेंट? 3%। हमें जितनी भी सिंधु की जानकारी हुई वो केवल 3% से हुई, 97 से हुई नहीं। सर 97 से क्यों नहीं? अब एक बात बताओ, दुनिया में जो भी एरिया सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, वहां नए नए मकान बन चुके, बिल्डिंग बन चुकी, हाईवे बन चुके, क्या सब कुछ फिर से दोबारा उखाड़ना आसान है? वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल हमने 3% हिस्से को ही अब तक यूज किया और उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा।
समझ में दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा। सिंधु सभ्यता कौन कौन से क्षेत्रों में पनपी, अब ध्यान से देखना भारत की स्थिति। यहां से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कोई भी सभ्यता कहीं भी पनपेगी तो उसे पनपने के लिए पानी चाहिए। आप ध्यान रखना, जिस गांव में पानी ना हो तो उस गांव के गांव उजड़ जाएंगे अगर वहां से पानी गायब हो जाए। आप शाकुंभरी देवी से आगे जाओ, आपको पहाड़ों में जाओ तो आपको 2 घर दिखाई देंगे अगर वहां पानी नहीं है, और अगर पानी है तो पूरा गांव कब बच जाएगा पता ही नहीं चलने का। तो गांव बसने के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? पानी। तो ये सिंधु सभ्यता के अंदर यहाँ सिंधु नदी थी। जब यहाँ सिंधु नदी थी तो इसके आसपास लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ, लोग बसने शुरू हुए और बसते 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 ऐसे फैलते चले गए। तो यानी कि सिंधु नदी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता। इस सिंधु के कारण ही शब्द बना हिंदू। इस सिंधु के कारण ही क्या बना? हिंदू। जो हिंदुस्तान कहा जाता है वो इसी सिंधु नदी के कारण कहा जाता है। सिंधु से ही क्या वर्ड निकल के आया? हिंदू। अब दोस्तों, ये जो सिंधु नदी आ रही है, अब ये बात आप ध्यान रखना, जो 3% एरिया है वो एरिया कौन कौन सा है सब। एक तो यहां पर याद रखना आपको, एक ट्रिक आपको याद रखनी, DAMS। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? DAMS याद रखना। ये है नीचे D, ये है A, ये है M और ये है S। क्या है ये? D। ये क्या है? A। ये क्या है? M। ये क्या है? S। D से याद रखना दाइमावाद, ये दाइमावाद पड़ेगा महाराष्ट्र में। A से याद रखना आलमगीरपुर। क्या याद रखना? आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर, देखना जरा फोकस आ रहा कि नहीं आ रहा यहां पे। आलमगीरपुर, ए से क्या है? आलमगीरपुर। सर आलमगीरपुर कहां पड़ता है? मेरठ में। कहां पड़ता है? मेरठ। मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी। एम से याद रखना है मांडा। क्या याद रखना है? मांडा। सर ये मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर। कहां है मांडा? जम्मू कश्मीर। इससे याद रखना है सुतका गैंडोर। क्या याद रखना? सुतका गैंडोर। सर ये कहां है? पाकिस्तान में, पाक। समझ में आया? तो मैंने आपके सामने एक बार जरा यहां फोकस कर दो पूरा जूम करके। मैंने लिखा DAMS। क्या लिखा है यहां? DAM। D से क्या है? दाइमावाद। A से क्या है? आलमगीरपुर। M से क्या है? बांडा। S से क्या है? सुतका गैंडोर। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई, आप कोई सी बुक उठा लेना जिसमें सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन दिए हों, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसी टेक्निक पर यही है जो आपको अपनी बुक में नजर आएंगे। NCERT की कोई बुक उठा लेना। DAMS। अब मैंने क्या करा? इन्हें मिला दिया। ये देखो, ये मिला दिया मैंने। ये थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मैंने जैसे ही इसे मिलाया तो ये क्या बन गया? त्रिभुजाकार। क्या बन गया? त्रिभुजाकार। लो दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरा यही तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? कैसा है? त्रिभुजाकार। रटना पड़ेगा तुझे, ये हिस्ट्री है, रटनी तो पड़ेगी। सर मेरे से रटा नहीं जाता, छोड़ दे कंपटीशन की तैयारी। अगर तुझे लगता है ना कि मैं रट नहीं सकता तो तेरे बस की है ही नहीं। जो टीचर ऐसा कहते हैं छाती पीट पीट कर रटना नहीं और मैं समझाऊंगा, आप सिर्फ प्रोसेस को आसान कर सकते हो, लेकिन अंत से लगाना रखना ही पड़ेगा। तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है, मैंने आपका काम आसान कर दिया ये बनाकर, लेकिन अंत में तुझे क्या लगाना पड़ेगा? रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ के ऐसा रट्टा लगा कि तुझे चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अब देखो क्वेश्चनों की झड़ी कैसे निकलते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में ये मुझे पता लग गया। अब ये सबको पता होगा, इधर क्या होता है? पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम, ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया तुझसे, सिंधु सभ्यता का दक्षिण बिंदु कौन सा है? बोलते क्यों नहीं? दाइमावाद। सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पश्चिम बिंदु कौन सा है? सुतका गैंडोर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब मुझे सारी दिशाओं का ज्ञान हो गया, मुझे इस त्रिभुज का ज्ञान हो गया। हम सहारनपुर में है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से आप इधर निकल जाओ यमुनानगर, यमुनानगर से आगे जैसे ही जाओगे चंडीगढ़, ये सारा एरिया इसी त्रिभुज में आएगा। तो सहारनपुर के लिए गर्व की बात है कि यहाँ जो एयरफोर्स सरसावा है, वहां पर अभी कुछ दिन पहले काम चल रहा था। उस काम में वहां से नीचे से बर्तन सिक्के निकल कर आए, उन सिक्कों को पता लगाया गया, C14 से देखा गया तो वो सब सिंधु सभ्यता का ही सामान था।
यानी कि आप जहां हो इसके नीचे भी सिंधु सभ्यता है। क्या है इसके नीचे? सिंधु सभ्यता। समझ में आ गया? तो मुझे यार लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ये है दक्षिणी बिंदु, ये है आलमगीर पश्चिमी बिंदु, ये है मांडा कौन सा उत्तरी बिंदु, और ये है कौन सा पूर्वी बिंदु। ठीक है ना? गलत हो गया? ये बिल्कुल गलत हो गया। ये तो है कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। और ये कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु। और ऊपर कौन सा बिंदु है? उत्तरी। और नीचे कौन सा है? दक्षिणी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अभी हाल ही के एक एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है? नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। अब तू कितना रट्टा लगाएगा? अगर चीजें नहीं समझ रखी तो याद रखना कौन सा बिंदु है? पश्चिमी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन से क्षेत्र में पाकिस्तान में, या पूछ सकता है कि पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र है पश्चिमी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास में आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे? सिंधु सभ्यता। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? टाइम कितना पुराना है। फिर आपने देखा कि अग्रवाल के ने तो बताया ये वाला टाइम, वैसे ज्यादातर अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो यही निकल के आएगा 3300 ईसा पूर्व। सर ये ईसा पूर्व क्या होता? ईसा मसीह के जन्म से पहले। यानी कि सोचो कितना पुराना कार्यकाल है इसका, कितना पुराना काल है। 3300 ईसा पूर्व से 23। सर मुझे कैसे पता लगा? ये आपको कैसे पता लगा? एनसीईआरटी को कैसे पता लगा? इतिहासकारों को कैसे पता लगा? C14 कार्बन। किससे पता लगा? C14 कार्बन से पता चलता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सभ्यता कितनी पुरानी है। आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलने के कभी भी। समझ में आई बात? आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। उसके बाद याद रखना आपको, आपने पढ़ा कि हमें कब से ये सिंधु सभ्यता की खोज शुरू हुई, तो आपने देखा 1856 में लॉर्ड डलहौजी, ये वाला केस आपको याद रहेगा। फिर आपको पता लगा 3%। उसके बाद आपने डीएम, क्या याद रखा? डीएम। यार जाके बस 5 मिनट आपको इस क्लास को देखना है। अगर हिस्ट्री ना रटवा दी तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आप डेली क्लास में आए और अगले 1.5 महीने में अगर तेरी उंगलियों पे हिस्ट्री ना उतार दी तो बेकार है मेरा पढ़ाना और तेरा पढ़ना। समझ में आ गया? नोट करो दोस्तों, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना, अपने बारे में सोचो। हम लोग वैदिक सभ्यता के लोग हैं। कौन सी सभ्यता? वैदिक। वैदिक में भी हम उत्तर वैदिक के लोग हैं। अपने आप का अपोजिट सिंधु सभ्यता को मान। सिंधु सभ्यता हमसे अपोजिट सभ्यता है। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान की, तो भारत में गांव की पृष्ठभूमि को यह कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो यानी कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, ये हमसे अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण याद रखना कौन सी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। ठीक है, शहरी सभ्यता होने के कारण बहुत जबरदस्त तरीके की सभ्यता थी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बहुत तरीके से अनुशासनात्मक रूप से इनके नीचे से जो जानकारियां मिली उससे पता लगा कि लोग बड़े अनुशासन में रहते थे। अब हमें क्या क्या जानकारी मिली देखते हैं। जानकारी मिली ये माता प्रधान व्यवस्था थी, या मैं कह सकता हूं मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी ये। मात्र सत्तात्मक का मतलब, अभी वर्तमान में हमारे यहां पिता प्रधान, पुरुष प्रधान देश है। मैंने अभी क्या बताया, हमारे क्या है? अपोजिट। हमारे यहां वर्तमान में पुरुष प्रधान है, तो इनके यहां कौन सी थी? माता प्रधान। और जब माता प्रधान व्यवस्था थी, मात्र सत्तात्मक थी, तो इसका मतलब महिलाओं की स्थिति वर्तमान में तो खराब है। इस समय क्या थी? महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, मजबूत थी एकदम। यानी कि महिलाओं का सम्मान था इस सभ्यता के अंदर। माता प्रधान व्यवस्था थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, और शहरी सभ्यता थी। याद रखना, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनकी लिपि, इनकी भाषा या लिपि भाव चित्रात्मक थी। कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। भाव चित्रात्मक यानी कि चित्र के रूप में लिखते थे ये लोग। इनकी जो लिपि थी, इनकी जो भाषा थी, वो आज तक पढ़ी नहीं गई। इसके बाद आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आई संस्कृत भाषा। इसलिए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है।
इनकी भाषा का हमें ज्ञान नहीं है। ये कौन सी भाषा है? भाव चित्रात्मक। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद याद रखना, इनके घर घर में या हर घर में शौचालय मिला, यानी कि जो एक अपने आप में बहुत ही अनुशासनात्मक चीज है। आपने देखा 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब गद्दी पर बैठे तो नरेंद्र मोदी यही चीज लेकर आए, हर घर शौचालय। ये कंसेप्ट यहीं से लिया गया। आज गांव गांव जाइए, गांव गांव में हर घर शौचालय है, वरना आपसे 10 साल पहले जो पक्का लैट्रिन का गड्ढा था वो बहुत कम लोगों के यहां होता। समझ में आया? तो ये याद रखना, घर घर क्या मिला? शौचालय। शौचालय उत्तर वैदिक काल से गायब हो गया। उत्तर वैदिक काल में शौचालय नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल के बाद से पहले हर घर में क्या मिला? शौचालय। याद रखना, पानी की निकासी, पानी की निकासी का विशेष प्रबंध मिला, यानी कि हर घर में पानी की निकासी के लिए नालियां, छोटी छोटी नालियां, ऐसा नहीं कि पानी कहीं भी बना से निकल गया जैसे हमारे यहां वर्तमान में था। तो बहुत तरीके से और हवादार घरों का निर्माण, वेंटिलेशन, ऐसा नहीं कि एक के बराबर में एक मकान बना, जगह छोड़कर वेंटिलेशन के साथ मिले। इतने बहुत ही जबरदस्त लोग थे शहरी लोग। उतार लो, लिखो। सिंधु सभ्यता से ही वर्ड बना, से है, और क्या वर्ड बना? हिंदू। याद रखना, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड सबसे पवित्र माना गया। क्या माना गया? सबसे पवित्र। और एक चीज और इसके अंदर है, बहुत बड़ी खास बात याद रखना, जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता के नीचे से हमने निकाले मकान निकल कर आए, तो हमें एक चीज बहुत जबरदस्त पता लगी। क्या पता लगी? मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सर ये तो बड़ी अजीब बात हुई, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। एक तरफ बात हो रही है सिंधु सभ्यता में नटराज की मूर्ति मिली, नृत्य करती हुई भगवान शिव की मूर्ति मिली, कुबड़ वाला सांड पवित्र माना गया, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले। तो क्या ये लोग धार्मिक नहीं थे? अरे ये इतने धार्मिक थे कि याद रखना, धर्म इनके यहां निजी था, न कि सार्वजनिक। सर ये बात समझ नहीं आई। जैसे वर्तमान में हमारे यहां धर्म सार्वजनिक है, आपके मोहल्ले में मंदिर है तो उस मंदिर में सब लोग जाते हैं, वो मंदिर सबका है। इन्होंने अपने घर के अंदर मंदिर बना रखा था और अपने घर के अंदर पूजा करते थे, तो इसलिए इनके यहां धर्म निजी न होकर क्या निकल के आया? सार्वजनिक। इसका मतलब हर घर में मंदिर मिला, हर घर में पूजा का अवशेष मिला। बताओ, निजी था। निजी धर्म क्या था? निजी। अपने घर बैठ के पूजा करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में? माप तोल की इकाई, माप तोल इकाई 16 की इकाई में थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका कि जो इनकी इकाई थी 16, 16 का मतलब सीधा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद सीधा 12, 12 के बाद 16, 16 की इकाई में थी। ये रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। ठीक है भाई, लिखो, नोट डाउन करो। तो यहां से हमने देखा माप तोल की इकाई 16 की इकाई। याद रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री की हमारी पहली क्लास है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको इन क्लास में इंक्लूड मिलेंगे। अगला पार्ट कल डलेगा, यानी इस क्लास के बाद। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। अच्छी लगे लाइक करना, लाइक करोगे तो कमेंट भी करना, कमेंट करोगे तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कल मिलते हैं नए जोश के साथ नई क्लास में, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट। तब तक जय हिंद, जय भारत।